तो भारत के संविधान के बारे में तो हम सब जानते हैं, है ना? एक बहुत बड़ा दस्तावेज। लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि ये असल में काम कैसे करता है? मतलब डे टू डे बेसिस पर। इसका राज छिपा है इसकी 12 अनुसूचियों यानी शेड्यूल्स में। आज हम इन्हीं छिपे हुए लेकिन बेहद जरूरी नियमों की परतें खोलेंगे जो हमारे देश को असल में चलाते हैं। इसे ऐसे समझिए, अगर संविधान एक शानदार इमारत का मास्टर ब्लूप्रिंट है, तो फिर उसमें बिजली की वायरिंग कैसे होगी, पानी के पाइप कहाँ से जाएंगे, ये सब कहाँ लिखा है? वो जो सारी बारीकियां हैं जो देश को असल में चलाती हैं, वही हैं ये अनुसूचियां। ये भारत के लिए एक तरह की हाउ टू गाइड है। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं। हम देखेंगे कि कैसे भारत की सीमाएं तय होती हैं और कैसे हमारे गांव की पंचायत तक को ताकत मिलती है। चलिए शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से। पहली 4 अनुसूचियां तो समझ लीजिए भारत की नींव के पत्थर हैं। यही वो बुनियाद है जिस पर पूरा देश खड़ा है। तो सबसे पहला काम क्या होगा? यही तय करना कि भारत आखिर है क्या, उसकी हदें कहां तक है। पहली अनुसूची ठीक यही काम करती है। इसमें देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की एक लिस्ट है। ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, बल्कि ये भारत का वो आधिकारिक नक्शा है जिसे कानूनी मान्यता मिली हुई है। यहीं पर देश की पहचान तय होती है। ये हमें बताता है कि भारत कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पर खत्म। ठीक है, तो अब हमारे पास एक परिभाषित क्षेत्र है। अब क्या चाहिए? अब चाहिए लोग जो इसे चलाएंगे। तो दूसरी और तीसरी अनुसूची में बताया गया है कि देश के बड़े बड़े अधिकारी कौन होंगे, उनकी सैलरी और भत्ते क्या होंगे, और वो देश की सेवा के लिए क्या शपथ लेंगे। राष्ट्रपति से लेकर सुप्रीम कोर्ट के जजों तक देश का हर बड़ा पद इसमें शामिल है। ये सब कुछ पारदर्शिता के लिए है, ताकि पता रहे कि हमारे नेताओं को क्या मिलता है और वो देश के प्रति क्या कस्में खाते हैं। चौथी अनुसूची ये पक्का करती है कि हर राज्य को संसद के ऊपरी सदन यानी राज्यसभा में उसकी हिस्सेदारी मिले। ये राज्यों को राष्ट्रीय स्तर पर अपनी बात रखने का एक जरिया देती है, एक आवाज देती है। तो अब जब नींव तैयार हो गई, चलिए उन मशीनों और पुर्जों पर नजर डालते हैं जो भारत जैसे विशाल देश को असल में चलाते हैं। ये अगली अनुसूचियां भारत की जबरदस्त विविधता और ताकत के नाजुक संतुलन को संभालने के बारे में है। अब देखिए, भारत की सबसे बड़ी खासियत और चुनौती दोनों ही इसकी विविधता है। इतने सारे अलग अलग समुदाय, खासकर हमारे आदिवासी इलाके, तो जाहिर है उनके लिए कुछ खास इंतजाम तो करने ही पड़ेंगे। बस इसी जरूरत को पूरा करती हैं 5वीं और 6ठी अनुसूची। ये उन क्षेत्रों की अनोखी पहचान और जरूरतों को कानूनी मान्यता देती हैं। और यहाँ एक मजेदार बात देखिए कि स्टूडेंट्स इस जानकारी को कैसे याद रखते हैं। सोर्स इमेज पर हाथ से लिखा ये ATM एक बहुत ही क्लेवर तरीका है, एक मेमोनिक उन 4 खास राज्यों को याद रखने का। तो ATM का मतलब क्या हुआ? असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। इन 4 राज्यों में 6ठी अनुसूची के तहत प्रशासन के लिए खास नियम बनाए गए हैं। अब आते हैं 7वीं अनुसूची पर। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये केंद्र सरकार और राज्यों के बीच एक तरह का पावर शेयरिंग अग्रीमेंट है। ये तय करता है कि कौन किस मुद्दे पर कानून बनाएगा, ताकि कोई टकराव ना हो। ये देखिए, शक्तियों का बंटवारा 3 लिस्ट में किया गया है। एक है संघ सूची, जिस पर सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है। दूसरी है राज्य सूची, जो राज्यों के अधिकार क्षेत्र में है। और तीसरी है समवर्ती सूची, जिस पर केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं उन अनुसूचियों की जो भारत के सांस्कृतिक ताने बाने और इसकी राजनीति के नैतिक नियमों को बनाती हैं। 22 ये नंबर भारत की भाषाई विविधता का सबूत है। 8वीं अनुसूची देश की इन 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा देती है, जो हमारी सांस्कृतिक विरासत का एक अहम हिस्सा है। 9वीं अनुसूची ये हमेशा से ही एक गर्म बहस का मुद्दा रही है। देखिए, इसे बनाया तो गया था जमींदारी सुधारों जैसे अच्छे कामों को कानूनी चुनौतियों से बचाने के लिए, लेकिन इस पर यह सवाल भी उठा कि क्या यह सरकार को एक तरह की असीमित शक्ति दे देती है। इस बहस को समझने के लिए हमें न्यायिक समीक्षा या जुडिशियल रिव्यू को समझना होगा। आसान भाषा में कहें तो ये अदालतों की वो ताकत है जिससे वो ये जांच सकती हैं कि सरकार का बनाया कोई भी कानून संविधान के दायरे में है या नहीं। लेकिन फिर 2007 में एक ऐतिहासिक फैसला आया जिसने सब कुछ बदल दिया। जैसा कि ये कोर्ट बता रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि 1973 के बाद से इस अनुसूची में जो भी कानून डाले गए हैं, उन्हें अब पूरी तरह से कानूनी कवच नहीं मिलेगा। उन्हें अदालत में चुनौती दी जा सकती है। 10वीं अनुसूची को हम सब दल बदल विरोधी कानून या एंटी डिफेक्शन लॉ के नाम से जानते हैं।
इसे इसलिए लाया गया था ताकि उन नेताओं पर लगाम लगाई जा सके जो चुनाव जीतने के बाद अपनी पार्टी बदल लेते हैं, जिससे अक्सर सरकारें गिर जाती थीं और राजनीतिक अस्थिरता पैदा होती थी। और अब आते हैं आखिरी 2 अनुसूचियों पर। ये वो हैं जो सरकार को, शासन को हमारे आपके दरवाजे तक लाती हैं, यानी गांव और शहर के लोकल लेवल पर। 11वीं अनुसूची पंचायतों को 29 विषयों पर अधिकार देती है, जैसे खेती, सड़कें और ग्रामीण विकास। वहीं 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं को 18 विषयों पर ताकत देती है, जैसे शहरी योजना और साफ सफाई। तो इन सब का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि संविधान और उसकी अनुसूचियां कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये एक जिंदा दस्तावेज हैं जो समय और जरूरत के हिसाब से बदलते रहते हैं, विकसित होते रहते हैं। ये टाइमलाइन साफ दिखाती है। 1951 में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, फिर 1985 में 10वीं और 1992 में एक साथ 11वीं और 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया। ये सब देश की बदलती जरूरतों का ही नतीजा था। और यहीं पर हम आज की बात को एक बहुत दिलचस्प सवाल पर आकर रोकते हैं। जैसे जैसे भारत बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, क्या लगता है इन 12 अनुसूचियों में से वो कौन सी होगी जिसमें अगला बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा? सोचने वाली